25 जून के डाउट्स हम लोग अभी सॉल्व कर रहे हैं। तो उसमें देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे डिटरमाइन करता है। अगर हम लोग सीजीएस यूज कर रहे हैं तो 100 सेंटीमीटर बोलेंगे, 100 होता है मैग्नीट्यूड। अगर हम एसआई यूज कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड कितना होता है 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर, तो मैग्नीट्यूड कितना होता है 1। तो एसआई में मैग्नीट्यूड अलग रहता है, सीजीएस में मैग्नीट्यूड अलग रहता है, तो सिस्टम पे डिपेंड करता है। तो करेक्शन है यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट आएगा। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में ये भी करेक्शन है क्वेश्चन, इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है। देन क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, रॉड ए का लेंथ दिया है, रॉड बी का लेंथ दिया है और उनका डिफरेंस निकालना है। तो इसका और इसका सब्ट्रैक्शन करो। तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करने के बाद ऐसा आता है। और एरर का क्या होता है, सब्ट्रैक्शन करने के बाद एरर्स का एडिशन होता है। सब्ट्रैक्शन करो या फिर एडिशन करो, एरर का तो हमेशा एब्सोल्यूट एरर्स का एडिशन ही होता है। तो ये एरर और ये एरर दोनों का एडिशन होता है और यहाँ पे, ठीक है, ओके। देन उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है, जनरेटर है, कॉइल है, रोटेट हो रहा है और कॉइल रोटेट होते वक्त मैक्सिमम ईएमएफ किस एंगल पे डेवलप होता है, कौन से एंगल पे मैक्सिमम ईएमएफ डेवलप होता है, ऐसा पूछा है। तो जनरेटर के लिए, कॉइल रोटेटिंग कॉइल के लिए ये ईएमएफ का फॉर्मूला रहता है, मैक्सिमम ईएमएफ मतलब इतना रहता है ये पार्ट। तो साइन ओमेगा टी कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये मैक्सिमम होने के लिए साइन का वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए। तो साइन ओमेगा टी मैक्सिमम कितना रहता है 1। तो ये 1 होने के लिए ओमेगा टी का वैल्यू कितना होना चाहिए 90। तो एरिया वेक्टर एक्सिस के डायरेक्शन में रहता है, कॉइल के एक्सिस के डायरेक्शन में एरिया वेक्टर रहता है। तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड इनके बीच में एंगल 90 रहना चाहिए, या फिर एक्सिस एंड मैग्नेटिक फील्ड इनके बीच में एंगल कितना रहना चाहिए 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 13 में देखो क्या है, ऐसा कॉइल है और ऐसा मैग्नेट है, ठीक है। कॉइल ऐसा यहाँ पर है और ऐसा मैग्नेट है और मैग्नेट ऐसा गोल फिर रहा है, मैग्नेट इधर ही ऐसा गोल फिर रहा है, ठीक है। सपोज ये अगर कॉइल है ऐसा, ये इधर ऐसा कॉइल है अपने पास और मैग्नेट का ये है नॉर्थ पोल, मैग्नेट का ये साइड है नॉर्थ पोल और मैग्नेट इधर रखा है और ऐसा ऐसा रोटेट हो रहा है। अगर मैग्नेट ऐसा रोटेट करोगे तुम लोग एक्सिस के अबाउट, ये एक्सिस है मैग्नेट का, उसके अबाउट रोटेट करेंगे हम लोग। तो ये इस कॉइल में से कितना मैग्नेटिक फील्ड का लाइन जा रहा है, तो नॉर्थ से साउथ रहता है, साउथ से नॉर्थ अंदर, नॉर्थ से साउथ बाहर, साउथ से नॉर्थ अंदर। तो इधर एक लाइन, इधर एक लाइन, इधर एक लाइन, इधर एक लाइन। तो ये मैग्नेट का इसके अंदर, इस कॉइल के अंदर से कितना लाइन जा रहा है, इसको तुम लोग रोटेट करोगे तो अंदर से जाने वाला लाइन तो सेम ही रहेगा। तो फ्लक्स, तो इस कॉइल से जाने वाला फ्लक्स क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसको रोटेट करोगे तो भी इसमें से जाने वाला लाइंस, मतलब ही इसमें से जाने वाला फ्लक्स, टोटल नंबर ऑफ लाइंस को बोलते हैं फ्लक्स। तो वो तो सेम ही रहेगा, तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा। तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा उसका मतलब क्या है, ईएमएफ नहीं होगा। और अगर ये सर्किट कंप्लीट है ऐसा, ये कॉइल का अगर ये एक्स्ट्रा यहाँ पे सर्किट कंप्लीट है ऐसा, तो करंट भी नहीं जनरेट होगा, ठीक है। तो नो करंट, ये सर्किट कंप्लीट है तो भी करंट नहीं, सर्किट अगर कंप्लीट नहीं है तो करंट होगा ही नहीं वैसे भी। तो ईएमएफ भी नहीं होगा और करंट भी नहीं होगा, ठीक है। सर्किट अगर कंप्लीट भी है तो भी करंट नहीं है। देन देखो एसी और डीसी में फर्क क्या रहता है। डीसी एंटायर वायर का क्रॉस सेक्शनल में भागता है, एंटायर वायर का जो क्रॉस सेक्शन है उसमें से डीसी जाता है, लेकिन एसी क्या होता है, सरकमफरेंस के अलोंग जाता है। एसी क्या होता है, सरकमफरेंस के अलोंग जाता है। सपोज एक मिनट तुमको देखो, ये बॉटल को देखोगे तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग अच्छा होगा। अगर डीसी जा रहा है, ये ऐसा, सपोज ऐसा डीसी जा रहा है इधर, तो ये पूरा का पूरा क्रॉस सेक्शन में से डीसी जाता है। लेकिन अगर एसी जा रहा है तो एसी बीच में से जाता ही नहीं, ओनली सरकमफरेंस में से जाता है, उसको बोलते हैं स्किन इफेक्ट। एसी जब इधर जाते रहता है, आगे जाते रहता है, तो एसी बीच में से जाता ही नहीं, मैक्सिमम करंट सरकमफरेंस पे ही रहता है, मैक्सिमम करंट सरकमफरेंस पे ही रहता है। तो एसी को
क्रॉस सेक्शन बढ़ा के कुछ फायदा नहीं है, क्रॉस सेक्शन बढ़ा के कुछ एसी को फायदा नहीं होता। एसी के लिए सरकमफरेंस बड़ा चाहिए। तो अगर एसी कैरी करना है तो एक सिंगल स्ट्रैंड काम का नहीं, डिफरेंट स्ट्रैंड्स, उतना ही क्रॉस सेक्शनल एरिया। अभी टोटल क्रॉस सेक्शन यहाँ 10 वायर से और एक वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया A/10 है। यहाँ पे एक ही वायर है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये, दोनों में क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें ये नीचे वाले 10 वायर से और छोटा छोटा वायर से, इसमें क्या है, सरकमफरेंस ज्यादा मिलता है। इस केस में अगर जब वायर्स का नंबर बड़ा होता है तब इस केस में क्या होता है, सरकमफरेंस बड़ा मिलता है। तो सरकमफरेंस बड़ा मिलता है तो इस केस में एसी अच्छे से भाग सकता है, इस केस में एसी अच्छे से भाग नहीं सकता। इसको बोलते हैं स्किन इफेक्ट। स्किन इफेक्ट मतलब एसी सरकमफरेंस से भागता है, बीच में से भागता नहीं। डीसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसमें भगाओ डीसी को चलता है। लेकिन एसी को ये अच्छा है, छोटा छोटा वायर्स और बहुत सारा वायर्स। ठीक है, ओके। वो क्यों होता है स्किन इफेक्ट? स्किन इफेक्ट एडी करंट्स के बिकॉज ऑफ होता है, बिकॉज ऑफ एडी करंट्स। ठीक है, चलो। देन प्राइमरी का टर्न्स, सेकेंडरी का टर्न्स दिया है, सेकेंडरी का करंट दिया है। तो इसका ये फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला, वैल्यूज डालने का, आंसर निकालने का। इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन का जरूरत नहीं है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 में, पीक करंट अगर हमको निकालना है तो पीक करंट का फॉर्मूला क्या रहता है, पीक ईएमएफ अपॉन जेड। ये सिंपल ओहम्स लॉ है, I इज इक्वल टू V अपॉन R। I पीक चाहिए तो पोटेंशियल भी पीक पुट करो, और R मतलब अभी ये LCR सर्किट है, तो LCR सर्किट का R मतलब टोटल रेजिस्टेंस मतलब क्या रहता है, Z रहता है। अब यहाँ पे पूछा है क्या है, रेजोनेंस के वक्त कितना करंट रहेगा। तो रेजोनेंस के वक्त Z का फॉर्मूला ये, तो रेजोनेंस के वक्त क्या होता है, XL और XC सेम होता है तो एक कट होता है, तो R स्क्वायर का रूट R आता है। तो इतना करंट होता है, रेजोनेंस जब होता है तब इतना करंट रहता है। देन क्वेश्चन नंबर 28 में देखो, I दिया है तो I इज इक्वल टू 4 sin ओमेगा टी, और EMF का ये इक्वेशन दिया है। तो दोनों में फेज डिफरेंस पूछा है, तो I को कन्वर्ट, इधर साइन है और यहाँ पर कॉस है, तो इधर भी साइन चाहिए, इधर भी साइन, या फिर इधर भी कॉस, इधर भी कॉस, तो ही फेज डिफरेंस निकलता है। तो साइन को कॉस में कैसा कन्वर्ट करने का, तो 4 को 4 कॉस ऑफ π/2 माइनस थीटा। क्या लिखा है मैंने, कॉस ऑफ π/2 माइनस थीटा मतलब साइन ऑफ थीटा रहता है। ये 10th को हुआ है तुमको, कॉस ऑफ π/2 माइनस थीटा मतलब साइन ऑफ थीटा। तो इसको कन्वर्ट करके ऐसा लिखा है। तो कॉस के अंदर का एंगल निगेटिव है या फिर पॉजिटिव है, कॉस को फर्क नहीं पड़ता, तो इसको ही मैंने यहाँ पर लिखा है। देखो I इज इक्वल टू 4 cos ओमेगा टी माइनस π/2, जो अंदर का एंगल है उसको मैंने माइनस से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखा है। तो कॉस को फर्क नहीं पड़ता, कॉस ऑफ थीटा एंड कॉस ऑफ माइनस थीटा दोनों सेम ही रहता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर एंगल आया इतना ओमेगा टी माइनस π/2, और यहाँ पर दोनों जगह कॉस हो गया, दोनों जगह कॉस हो गया। तो अब हम लोग फेज डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ का एंगल माइनस यहाँ का एंगल इधर किया है मैंने, तो सब्ट्रैक्शन करके आंसर कितना आता है, 5π/2। तो साइन को कॉस में कैसा कन्वर्ट करने का यहाँ पे मैंने बताया है, साइन को कॉस में कैसा कन्वर्ट करने का। तो ऐसा रट्टा मार के रखो, फर्स्ट स्टेप में cos ऑफ π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, और सेकेंड स्टेप में अंदर माइनस से मल्टीप्लाई करो, कॉस को कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो इधर अंदर माइनस से मल्टीप्लाई करके ऐसा लिखा है इसके अंदर। अगर कॉस को साइन में कन्वर्ट करना है तो ये एक्स्ट्रा फॉर्मूला बता रहा हूँ, ये भी याद रखो। यहाँ पे साइन को कॉस में कन्वर्ट किया हमने, लेकिन कॉस को साइन में लेके जाना है तो a cos ओमेगा टी को क्या लिखने का, a sin ओमेगा टी प्लस π/2। पता नहीं है तो रट्टा मार के रखो, काम में आएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोला है, एक्सएल का वैल्यू दिया है 157, और एक्सएल ओमेगा इंटू एल रहता है। ओमेगा क्या रहता है, 2πn, तो 2πn से मैंने डिवाइड किया इधर, तो एल निकलता है। ये 45 डिग्री फालतू में दिया है कंफ्यूज करने के लिए, कुछ काम नहीं उसका। देन उसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 33 में रेजिस्टेंस है यहाँ पर 200 ओम का, एक्सएल भी है, एक्सी भी है। यहाँ पर ये वोल्टेज का सोर्स है 220 आरएमएस वोल्टेज है, दिया है कुछ बताया नहीं 220 क्या है, मतलब वो आरएमएस रहता है, और फ्रीक्वेंसी 50 है। ठीक है, अब पावर निकालना है, ये कैसे निकाला मैंने बाद में बोलता हूँ, पहले इधर देखते हैं। कैपेसिटर निकाल दिया तो क्या होता है, कैपेसिटर निकाल दिया
तो करंट लैग्स बाय 30 डिग्री। ईएमएफ आगे जाता है, ऐसा ईएमएफ आगे जाता है और करंट इधर रहता है, करंट तो इधर ही रहता है। करंट लैग्स बिहाइंड ईएमएफ बाय 30 डिग्री, ऐसा बोला है जब कैपेसिटर निकाल दिया। तो कैपेसिटर अभी नहीं है, मतलब एक्सी नहीं है, एक्सएल ऊपर की डायरेक्शन में है ऐसा, और आर इस डायरेक्शन में है। तो रेजिस्टेंस इधर ही रहता है, रेजिस्टेंस के डायरेक्शन में करंट रहता है, एक्सएल ऊपर रहता है। तो इधर का ई आर पोटेंशियल ड्रॉप इन आर और इधर का ई एल पोटेंशियल ड्रॉप इन एल, इनका रिजल्टेंट ऐसा आएगा ई, और ई और आई में एंगल कितना है 30 है, ई आगे है, वो वैसे ही बोला है, आई करंट लैग करता है ना। तो ऊपर का एंगल प्लस रहता है, नीचे का एंगल माइनस रहता है। तो tan ऑफ फाई इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला रहता है उसका, तो एक्सी तो यहाँ पर नहीं है तो जाएगा। तो tan ऑफ 30 कितना है 1/√3, और ये r लेफ्ट की तरफ जाता है तो एक्सेल का ये फॉर्मूला, एक्सेल का ये वैल्यू आता है r/√3। ठीक है, अब इंडक्टर निकाल दिया है और कैपेसिटर है, तब क्या होता है, करंट लीड करता है बाय 30 डिग्री। तब क्या होता है, करंट लीड करता है बाय 30 डिग्री। तब देखो एक्सेल नहीं है, एक्सी है, यहाँ पर आर है, यहाँ पर ही करंट है, और ईएमएफ ई आर, रेजिस्टेंस में जो ड्रॉप होता है ईएमएफ ई आर, और कैपेसिटर में जो ड्रॉप होता है ईसी, इनका रिजल्टेंट ईएमएफ इधर आएगा। तो ईएमएफ लैग कर रहा है करंट से, या फिर करंट लीड कर रहा है, 30 डिग्री है अभी भी। तो नीचे वाला एंगल माइनस लेने का, तो tan ऑफ -30 क्या, वही फॉर्मूला रहता है, एक्सेल नहीं है तो इधर का माइनस, और tan -30 का -1/√3, वो माइनस कैंसिल होता है। तो ये r लेफ्ट की तरफ भेजने के बाद ऐसा आता है, एक्सी का वैल्यू कितना आता है, इतना। तो एक्सी और एक्सएल का वैल्यू तो सेम है, एक्सी यहाँ पे है और एक्सएल यहाँ पर है, दोनों का वैल्यू सेम है। इसका यूज अभी ऊपर करते हैं, चलो। तो पावर का फॉर्मूला ये है, I² इंटू जेड इंटू कॉस ऑफ फाइव। कॉस ऑफ फाइव कितना है, r/z, तो जेड जेड कैंसिल, बस r बचता है। r कितना है 200, तो यहाँ पर मैंने लिखा है r। करंट आरएमएस वैल्यू यहाँ पर लिख रहा हूँ, उसका क्या लेना है, स्क्वायर लेना है। तो करंट का फॉर्मूला क्या रहता है, करंट इज v डिवाइडेड बाय z। टोटल ईएमएफ कितना है 220, ये आरएमएस वैल्यू रहेगा, क्योंकि कुछ मेंशन नहीं किया तो आरएमएस रहता है 220। करंट आरएमएस चाहिए तो पोटेंशियल भी आरएमएस डालो, डिवाइडेड बाय z। तो z का फॉर्मूला क्या रहता है, √r² प्लस एक्सएल माइनस एक्सी²। लेकिन एक्सएल और एक्सी तो इक्वल आया, नीचे देखा है ना, r/√3 r/√3 है, तो वो कैंसिल होता है, तो नीचे बस बचता क्या है, √r² मतलब r। तो r 200 दिया है, यहाँ पे डाल दिया, तो इसको सॉल्व करने के बाद आंसर मिल जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 37 में क्या है, प्राइमरी में मैक्सिमम करंट इतना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस दिया है, तो सेकेंडरी में मैक्सिमम करंट फाइंड आउट करना है। तो ईएमएफ इन सेकेंडरी का फॉर्मूला क्या रहता है, -d∅/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ये प्राइमरी लिखा है, गलत हो गया, यहाँ पर सेकेंडरी ही चाहिए। ईएमएफ इन सेकेंडरी इज इक्वल टू माइनस रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इन सेकेंडरी। तो इसको हम लोग कैसा लिख सकते हैं, -di/dt। ये करंट किधर का, यहाँ पे प्राइमरी चाहिए, लेकिन यहाँ पे प्राइमरी चाहिए, थोड़ा मैंने लिखा नहीं, यहाँ पे P चाहिए और यहाँ पे यस चाहिए, थोड़ा चेंज करो, यहाँ पर सेकेंडरी चाहिए, यहाँ पे प्राइमरी। उसी कॉइल में जितना फ्लक्स चेंज होता है, सेकेंडरी कॉइल में जितना फ्लक्स चेंज होता है, उतना उधर ईएमएफ डेवलप होता है। लेकिन सेकेंडरी में फ्लक्स चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ करंट इन प्राइमरी, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस में फॉर्मूला ऐसा आता है, -m/di प्राइमरी/dt। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना है, पुट किया। अभी देखो, करंट का प्राइमरी में मैक्सिमम वैल्यू 1 एम्पीयर दिया है, तो करंट जाता है मैक्सिमम प्राइमरी का करंट, फिर 0, फिर मिनिमम जाता है, फिर अगेन 0। तो यहाँ पर करंट है +1 और यहाँ पर करंट है -1, ठीक है ना। करंट ऐसा जाएगा ना, अभी ये एसी है तो करंट ऊपर नीचे जाएगा, तो यहाँ पर करंट है +1, यहाँ पर -1। तो करंट चेंज कितना हुआ, 1 था, अभी कितना हो गया, -1 हो गया। तो 1
माइनस माइनस 1, करंट कितना था 1, चेंज इन करंट मतलब फाइनल माइनस इनिशियल चाहिए, यहाँ पे थोड़ा मैंने उल्टा किया है, इनिशियल माइनस फाइनल लिया है, तो इसलिए आंसर माइनस आएगा, आ रहा है, लेकिन आंसर प्लस ही आता है। तो फाइनल करंट कितना -1 और इनिशियल करंट कितना, इधर और इधर, इधर से इधर तक मैंने फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे पकड़ा है, सेकंड पॉइंट यहाँ पे पकड़ा है, तो फाइनल करंट -1, तुम लोग किधर भी पकड़ के आंसर निकाल सकते हो। तो फाइनल करंट -1 माइनस इनिशियल करंट 1, तो -1 मतलब यहाँ पे आता है -2, यहाँ पे आता है, ये एक्चुअली मेरा आ रहा है 2 आ रहा है इधर, लेकिन तुम्हारा क्या आएगा -2 आएगा, सही करोगे तो -2, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पर आता है -2, यहाँ का करंट माइनस यहाँ का करंट, और डिवाइडेड बाय कितने टाइम में होता है, पूरे साइकिल के लिए कैपिटल टी टाइम पीरियड लगता है, पूरे साइकिल के लिए, मतलब कितना 1/50, 1 फ्रीक्वेंसी मतलब टाइम पीरियड, तो पूरे साइकिल के लिए कैपिटल टी टाइम लगता है, लेकिन मैक्सिमा से मिनिमा आने तक, 1 से -1 करंट आने तक कितना टाइम लगता है, उसका आधा, तो इसलिए हाफ से मल्टीप्लाई किया, ये है कैपिटल टी इंटू 1/2, मतलब ये हो गया कैपिटल T/2, मतलब आधे टाइम में काम हो रहा है, कैपिटल T/2 टाइम में काम हो रहा है, और करंट 1 से कितना आता है, 1 से -1, तो चेंज इन करंट डी आई अपॉन कितने टाइम में हो रहा है, कैपिटल T/2 टाइम में हो रहा है, और जो m है वो m यहाँ पर है, कैलकुलेट किया तो आंसर आता है तुम्हारा +300 आएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने थोड़ा उल्टा किया है। क्वेश्चन नंबर 39 में देखो, तुमको थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है, आंसर 0 आएगा, बोनस है ये, 0 आएगा, तुमको अगर 0 आ रहा है तो ही बोनस लेने का। क्वेश्चन पढ़ो क्लियरली, क्या बोल रहा है वहां पे, एक्सिस और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, एक कॉइल है, कॉइल का एक्सिस ऐसा है, कॉइल का एक्सिस ऐसा है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, तो मैग्नेटिक फील्ड और एक्सिस परपेंडिकुलर है, तो मतलब इनिशियल एंगल 90 डिग्री है। देखो क्वेश्चन पढ़ के, तो 180 से घुमाने के बाद कितना एंगल हो जाएगा, 270 हो जाएगा, 180 डिग्री से घुमाने के बाद इतना एंगल हो जाएगा। एक्सिस का डायरेक्शन और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सेम रहता है, एक्सिस ऐसा इधर जा रहा है तो एरिया वेक्टर भी इधर ही रहेगा, उल्टा भी ले सकते हैं लेकिन ऐसा भी ले सकते हैं, कैसा भी ले लो, तो मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ, एरिया वेक्टर इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो एंगल कितना है अभी 90 डिग्री, 180 में से घुमाने के बाद एंगल हो जाएगा 270, तो -d∅/dt, फाई का फॉर्मूला NAB cos थीटा रहता है, बाकी सब कांस्टेंट है, NAB बाहर आ गया, dt कितना इतना है, तो d cos थीटा अंदर क्या बचता है, बस d cos थीटा, मतलब चेंज इन cos थीटा, तो cos थीटा फाइनल माइनस cos थीटा इनिशियल, तो फाइनल 270 है, उसका cos भी 0 आता है, इनिशियल 90 है, उसका cos भी 0 आता है, तो 0 - 0 ये पूरा का पूरा 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या बोला, देखो प्योर इंडक्टर में पावर कंजम्पशन कितना होता है, वो जो दिया है वो सुपर कंडक्टर है, मतलब उसमें रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो रेजिस्टेंस है नहीं मतलब प्योर इंडक्टर है, प्योर इंडक्टर में पावर कंजम्पशन नहीं होता, 0 होता है, ये फॉर्मूला रहता है पावर कंजम्पशन का। और cos फाई कितना रहता है, प्योर इंडक्टर के लिए फाई रहता है 90, और प्योर कैपेसिटर के लिए फाई कितना रहता है -90, नीचे रहता है ना वो, तो प्योर कैपेसिटर है या फिर प्योर इंडक्टर है, उनके लिए cos फाई पावर फैक्टर 0 रहता है, इसलिए पावर कंजम्पशन नहीं होता, उसमें जो करंट भागता है उसको बोलते हैं हम लोग वैटलेस करंट। प्योर इंडक्टर सर्किट है या फिर प्योर कैपेसिटिव सर्किट है, उसमें जो करंट भागता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैटलेस करंट, क्योंकि वो पावर कंज्यूम नहीं करता। देन क्वेश्चन नंबर 40 में ऐसा एक रेक्टेंगल है, राइट हैंड की तरफ भाग रहा है विद वेलोसिटी v, तो ये वायर और ये वायर वेलोसिटी को पैरेलल है, तो इनमें ईएमएफ डेवलप नहीं होता, ईएमएफ डेवलप होने के लिए B, L एंड V तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर चाहिए, तो ईएमएफ इस वायर में होता है BC में और AD में होता है, तो दोनों में ही इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, तो दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। अभी मैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये पूछा नहीं है क्वेश्चन में। इसमें ईएमएफ कितना रहेगा, BLV रहेगा, इसमें भी ईएमएफ कितना डेवलप होगा, BLV, लेकिन टोटल ईएमएफ कितना, ये वाला ईएमएफ करंट इधर सेंड करने का ट्राई मारेगा, ये वाला ईएमएफ करंट इधर सेंड करने का ट्राई मारेगा, तो ओवरऑल ईएमएफ कितना डेवलप होगा, 0, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है तो कैंसिल हो जाएंगे, तो ओवरऑल ईएमएफ 0, लेकिन BC वायर में BLV
एडी वायर में भी BLB, बी पॉजिटिव रहता है BC में और AD में A पॉजिटिव रहता है। देन क्वेश्चन नंबर 44 में क्या बोला है, फाई 45 है, तो tan ऑफ फाई का ये फॉर्मूला है, XC नहीं है उधर, बस XL और R है, तो XL अपॉन R इज इक्वल टू tan 45, तो tan 45 1 रहता है, तो R इज इक्वल टू XL आता है। क्लियर? जितने भी तुम्हारे मिस्टेक्स है, डाउट्स है, वापस एक बार सॉल्व करो तो अच्छे से दिमाग में बैठेगा, बस वीडियो देख के छोड़ो मत, ठीक है? चलो।